हेलो एवरीवन। आज वेरियस इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज होंगे बहुत एडवांस लेवल के होंगे ताकि जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, सीपीआई से रिलेटेड, डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड, ये क्लियर हो जाए। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है, गवर्नर को किस आर्टिकल के अपॉइंट करता है, ये सब आपकी क्लियरिटी के लिए ये सब आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे और एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। देखो, पहला आर्टिकल रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। अभी क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला विजिट किए। कहाँ पर विजिट किए? मज़ार शरीफ। मज़ार सऊदा नाम की एक जगह है जो श्रीनगर में स्थित है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, डिफाइंग का ऑर्डर दिया था, ठीक है। मगर क्या हुआ, ये लोग दीवार क्रॉस कर कर वहां पहुंच गए, तो ये बहुत चर्चा में रहा आर्टिकल। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है महाराजा हरि सिंह कौन थे, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो चर्चा में है, मज़ार ए सऊदा। देखो, ये लिखा हुआ है मज़ार ए सऊदा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? देखो, इसमें क्या होता है, ये कन्फ्लिक्टिंग टॉपिक होते हैं, तो इसमें कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। पहली इम्पोर्टेंट चीज़, मज़ार ए सऊदा क्या है? मज़ार ए सऊदा क्या है? जब 1931 में डोगरा रूलर थे, उन्होंने क्या किया, 22 सिविलियन को अ, ऑर्डर दे दिया मारने का, कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी। बहुत जगह ये प्रिंसली स्टेट में देखने को मिले, ऐसा इसमें कुछ अनोखा नहीं हो रहा था, ये जूनागढ़ में भी देखने को मिलते थे। हम अगर पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे हैं, तो हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रोविंसेस की अध्यक्षता की थी, उसमें प्रोविंसेस जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते थे। तो ये सब बातें यहाँ पर बताई गई। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है मज़ार सौदा क्या है? 20 सिविलियन की डेथ हुई थी, 1931 की बात है ये। इसमें डोगरा रूलर महाराजा हरी सिंह उस टाइम राजा हुआ करते थे, और उमर उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली क्या किया है, इन्हें सिंबॉलिक ट्रिब्यूट पेश किया है कि लोकल लीडरशिप को आपने बढ़ाया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बढ़ाया। देखो, हर पार्टी के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, तो वो इसको सही भी बता सकते हैं, गलत भी बता सकते हैं। मेरा मकसद है आपको कॉन्टेक्स्ट समझाना और किस तरह से चीजें होती हैं ये सब बताना। अब डोगरा रूलर जैसे क्या हुआ, महाराजा हरि सिंह का जो रूल रहा, वो अप्रॉक्स 1895 से लेकर 1961 बताया गया है, मगर 1961 तो रहा ही नहीं। क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को हमने क्या किया, आज़ादी के बाद अपने इंडिया में मिला लिया। तो बहुत सारे उसके बाद कन्फ्लिक्ट देखने को मिले। डोगरा डायनेस्टी का कहाँ से ओरिजिन होता है? देखो, महाराजा गुलाब सिंह के बारे में आपने सुना होगा। जो महाराजा गुलाब सिंह थे, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, देखो ये क्या हुआ था, जब पंजाब में वॉर हुई थी बहुत ज्यादा फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, ये इनसे फ्रीडम स्ट्रगल से पहले जो वॉर हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। देखो, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या था कि 1846 में जब पंजाब और इंडो पंजाब कन्फ्लिक्ट हुए, तो इंडो सिख कन्फ्लिक्ट भी कह सकते हो तुम। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो राजाओं को हराया अंग्रेजों ने, तो उस टाइम पर कुछ वॉर हुई। तो उस वॉर में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ये अंग्रेजों के द्वारा जब हरा दिया गया पंजाब के रूलर को, तो गुलाब सिंह ने हेड किया, एज़ अ सिंबॉलिक हेड किया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो क्या क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या चीज़ थी, ये सब मैंने बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल जो बेहद इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि मज़ार-ए-सौदा क्या है, महाराजा हरी सिंह कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, और इंडिया का एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर में कब हुआ। ये छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है, जो हेडलाइन आई है, मैं आपको कहा था, मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाऊँगा कि आपको मेरी ज़रूरत ना फ़ील हो इन फ्यूचर। तो अगर आप ये सुनते रहेंगे, तो आपको ज़रूरत मेरी फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी, और आप खुद से न्यूज़पेपर में से करंट अफ़ेयर इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखो, ये आर्टिकल रिलेटेड है, अभी रिसेंटली क्या किया है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है
2 एल 1 एलजी को, एलजी क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो यूटीज़ में होते हैं, और गवर्नर को, गवर्नर क्या होता है? जो सिंबॉलिक हेड होते हैं स्टेट में। स्टेट्स जो होते हैं हमारे उसमें सिंबॉलिक हेड होते हैं। तो हम इसमें बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ जो गवर्नर है स्टेट में वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आर्टिकल कौन-सा है? हम कोई भी चीज़ अगर रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं तो आपको पूरा हम रिसर्च करके बताते हैं और फ्यूचर में नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। मगर लोगों को अगर कोई चीज़ जल्दी चाहिए तो उसमें आप दूसरी वीडियो देख ले सकते हैं क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं और पूरा पॉइंट नहीं समझाते हैं। तो गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट किसके आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल 155, आप याद रखना, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 क्या है? गवर्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नर। हिज अंडर हिज हैंड और सील, मतलब क्या है कि गवर्नर की ये प्लेजर से अपॉइंट हुए हैं, गवर्नर इन्हें कभी भी हटा सकता है अकॉर्डिंग टू एडवाइस बाय कैबिनेट। क्या होता है? गवर्नर की पोस्ट इतनी स्ट्रांग पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, उसके रिमूवल की प्रोसेस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसे आसानी से आसानी से उसको रखा जा सके, मतलब रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि गवर्नर का स्टेट का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 155 और आर्टिकल 156 के अंदर होता है। आप याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें याद रखना चाहिए। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ये तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आर्टिकल ही अलग हैं। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर देखोगे दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 239 और 239 ए, ऐसे आर्टिकल देखने को मिलेंगे और डबल ए देखने को मिलेगा। तो जब दिल्ली के लिए अपॉइंटमेंट होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, तो ये आता है आर्टिकल 239 डबल ए, आप लिख लेना। दिल्ली के लिए जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है तो आर्टिकल 239 डबल ए के तहत आता है, जबकि पुद्दुचेरी के लिए जब अपॉइंटमेंट होता है तो आर्टिकल 239 ए के अंदर आता है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रटी होना चाहिए। धीरे-धीरे चीज़ें जब हम पढ़ते रहते हैं तो रट जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब दिल्ली के लिए अपॉइंटमेंट होता है तो 239 डबल ए आता है, और जब पौंडीचेरी के लिए अपॉइंटमेंट होता है तो 239 ए आता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके लिए इससे रिलेटेड एक एडवांस एमसीक्यूज़ देखेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं। बस आप लेक्चर में बने रहिए। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है सीन रिवर से रिलेटेड। देखो, सीन रिवर, इसके प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकता है क्योंकि ये फ्रांस की एक रिवर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस रिवर को रीओपन किया गया है फर्स्ट टाइम 1923 से। तो आपको यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एक सीन रिवर चर्चा में थी तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, ये किस-किस कंट्री में है? ब्राज़ील में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, इंग्लैंड में है। तो इस तरह से आपको चूज़ करना होगा। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें मगर मोटी चीज़ें होती हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। क्या मैंने आपको बताया? सीन रिवर क्या है? फ्रांस में स्थित है। सबसे ज़्यादा इस आर्टिकल में यही इम्पोर्टेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, इसका माउथ कहाँ पर है? मतलब ये कहाँ पर एम्प्टी होती है? तो ये इंग्लिश चैनल में एम्प्टी होते हैं। आप अगर फ्रांस का मैप देखेंगे तो इस तरह से फ्रांस है और यहाँ इंग्लिश चैनल में ये एम्प्टी होती है। बस ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आगे बहुत सारी चीज़ें बताइए, ये नॉर्थ वेस्ट में गुज़रती है, इसकी ट्रिब्यूटरी ओबे, योने, मरने, औस, ये ट्रिब्यूटरी हमें अपनी कंट्री की याद नहीं होती, तो यहाँ की क्या याद होंगी? मगर आप ये एक बार देख ज़रूर सकते हैं कि आउवे, एने और औस जो है बहुत चर्चा में थी। ये क्या चीज़ है? ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। इस तरह से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। टाइडल की बात की गई, यहाँ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? कॉमर्शियल नेविगेशन रूट है, बहुत ज़्यादा लिंक करता है सिटीज़ को, ली हावरे को, रियूनियन को, इस तरह की यहाँ बातें बताई गई हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सीन रिवर कहाँ पर स्थित है और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्यों 1923 के बाद अब ये लोगों को तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए अलाउ किया गया है।
अगला आर्टिकल 17th ब्रिक्स समिट। देखो 17th ब्रिक्स समिट अभी रिसेंटली ब्राजील में हुआ, और ब्राजील में एक रियो दे जेनेरियो डिक्लेरेशन भी, और रियो दे जेनेरियो डिक्लेरेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए रियो दे जेनेरियो क्या है, ब्राजील में स्थित है। और 17th ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुआ, इंडोनेशिया को वेलकम किया गया, क्योंकि अब ये ब्रिक्स प्लस बन चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अदर मेंबर इन्वॉल्व हो चुके हैं। इनिशियली ब्राजील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था। 2010 में आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। ब्रिक जो वर्ड है, जो जिस टाइम साउथ अफ्रीका नहीं था, उस टाइम इसके अंदर, ब्रिक के अंदर क्वाइन जो वर्ड किया गया, तो ब्रिक जिम और नील ने किया था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था 2001 में। अब जिम और नील ने इतनी इंपॉर्टेंस इन कंट्री को क्यों दी? उनने कहा ये प्रेजेंट करती हैं फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को। आपको इतना याद रखना, क्या? ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को प्रेजेंट करती हैं ये कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखो इसकी फॉर्म हुआ बेसिकली जिम ओ'नील ने 2001 में कहा, मगर 2009 में फॉर्म हुआ जब इसकी मीटिंग यकेत्रिनबर्ग में हुई। यकेत्रिनबर्ग में जब इसकी फर्स्ट मीटिंग रसिया में हुई। ये यूपीएससी बहुत पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। यते यते यकेतरिंग वर्ग में जब पहली मीटिंग हुई तब इसका फॉर्मेशन हुआ। अब 2024-25 में इसको इतना एक्सपेंड कर दिया गया, इसको ब्रिक प्लस कहा जाने लगा है, ब्रिक्स प्लस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टीपोलैरिटी होना चाहिए। भाई मल्टीपोलैरिटी क्या होती है? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मल्टीपोलैरिटी किसे बोलते हैं? मल्टीपोलैरिटी का मतलब है कि आप कोल्ड वॉर 1990 के टाइम पे देखोगे कि जो वर्ल्ड है वो दो पोल में तब्दील हो गया था, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रसिया। तो रसिया कह रहा था कि हमारा साथ कौन देगा, अमेरिका कह रहा था हमारा साथ कौन देगा। तभी इंडिया ने एक नैम इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। नैम ये 1975 से पहले की बात है, 99 तो सोवियत यूनियन की बात कर रहा हूँ। तो नैम किया था कि हम मल्टीपोलर अलायंस को सपोर्ट करते हैं। दो पोल होने से क्या होता है, वार का खतरा ज्यादा रहता है, एक दूसरे से हेट्रेड बना रहता है। और ये प्रमोट करता है ग्लोबल साउथ को। मैंने बताया ग्लोबल साउथ में किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को एलिमिनेट किया गया, और उसमें जो डेवलपिंग कंट्री है वो मेनली आती हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब है कि जो डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नहीं हो पा रही हैं उनकी तरफ गौर देना। तो ये सब बातें यहाँ बताई गई। दूसरी, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बात की गई। भाई यूनाइटेड नेशन आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे परमानेंट अपनी वीटो पावर का यूज करके मनमानी करते हैं। तो ये सब चीजें बताई गई, और कहा गया कि इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, ताकि वर्ल्ड में स्टेबिलिटी आए, और वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, डेवलपमेंट फील्ड में कॉपरेशन देखने को मिले। इसका मेन मकसद काउंटर वैलेंस करना है जो वेस्टर्न लेड G7 है। यही तो क्या कहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं चाहता है, यही चाहते हैं ट्रम्प कि क्या हो इसमें, कि इसमें ऐसी चीज हो कि ब्रिक्स नेशन पर मैं टैरिफ लगाऊं। और जब ब्रिक्स नेशन पर टैरिफ लगाऊंगे तो ये टूट जाएगा, लगाएगा। जब ये टूट जाएगा तो मेरा फिर पोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब मेरा पोल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और मैं फ्यूचर में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आगे क्या बताया गया? देखो ओरिजिनली 5 मेंबर थे, अब न्यू मेंबर आपको याद होना चाहिए। ओरिजिनली तो बच्चे बच्चे को याद है, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, ब्रिक्स। तो आगे क्या बताया गया? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया। 2025 में इन्होंने ज्वाइन किया। किसने? 5 नेशन ने, 3 2 5, ठीक है। 6 पहले थे तो 11 हो गए हैं इस टाइम। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये सब बातें बताई गई है। इंडिया ब्रिक्स चेयर कब करेगा? 2026 में करेगा, और ये 18th ब्रिक्स समिट होगा। ये वर्ड भी याद होना चाहिए भाई। 17th हुआ है, कभी कभी ऐसा पूछता है 26th ब्रिक्स समिट जो है इंडिया में ऑर्गेनाइज किया, 26 तो है ही नहीं, ठीक है। आगे यही चीज बताई गई कि रियो ड्यू जेनेरियो डिक्लेरेशन में क्या कहा गया? ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म की बात की गई। बात की गई अर्जेंट रिफॉर्म की इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और ग्लोबल साउथ के पार्टिसिपेशन पर सपोर्ट किया। अगर कोई भी चीज़ आप समझ में नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट डे हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर मेंटरशिप चाहिए, फ्री में मेंटरशिप चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, एक मैसेज डालिए, हमारे द्वारा आपको फ़ोन किया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एमसीक्यूज़, जिससे सारी क्लियरिटी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट इस सेशन का चीज़ जो रहती है वो एमसीक्यूज़ रहते हैं। ये इतने एडवांस एमसीक्यूज़ होते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पूरी हो जाए। और एक बात तो मेरा मोटो है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। तो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट
एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इन इंडिया। कैसे उनकी अपॉइंटमेंट और उसकी फंक्शनिंग के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें करेक्ट कौन सा है। पहला, बोथ गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन इंडिया अंडर द सेम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। बहुत सही, कौन सी बात कही सेम आर्टिकल? मैंने आपको बताया गवर्नर 55 और 56 से रिलेटेड है, 155 156। और जबकि मैंने आपको बताया लेफ्टिनेंट गवर्नर 239 ए पौंडीचेरी, 239 डबल ए दिल्ली से रिलेटेड है। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे सही हो गया? तो ये तो गलत ही हो गया। जब पहला गलत हो गया तो ए कट गया, डी कट गया, अभी बी और सी ऑप्शन बचा है। द टर्म ऑफ गवर्नर इज फिक्स्ड 5 ईयर। भाई ये फिक्स नहीं होता है, ये भी गलत निकलेगा देखना। वेयर एज लेफ्टिनेंट गवर्नर होल्ड ऑफिस प्लेजर ऑफ, दोनों प्लेजर क्या होता है? प्रेसिडेंट का होता है। यहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि वो अपनी विल से कभी भी हटा सकता है। प्रेसिडेंट का कोई से नहीं होता, आप याद रखना। इंडिया की डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट का कोई से नहीं है, केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो जो कहते हैं वो उनके द्वारा यही किया जाता है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे ये नहीं करना है। जैसे आप राजीव गांधी के टाइम पर देखोगे तो एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, तो उसमें क्या है, उनने पॉकेट कर लिया था प्रेसिडेंट ने और उसको आगे वो कभी पास नहीं हो पाया था, तो ये भी गलत है। तो दूसरा भी गलत, तो सी तीसरा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 239 ए स्पेसिफिकली प्रोवाइड ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। बिल्कुल सही है भाई। इसमें क्या है, जब आर्टिकल 239 डबल ए आया तब इसे लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड हुए। इससे पहले क्या था, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी था, मतलब प्योर यूनियन टेरिटरी था, सेंटर इसे कंट्रोल करती थी। तो ये दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, सी करेक्ट। अब चौथा देख लें, प्रेसिडेंट अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 239 ए, बिल्कुल गलत। ये 239 ए के तहत नहीं होता। अब इसका अगर तुम एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन देख लो। एक्सप्लेनेशन इसका, चलो मैं बात को बता दूँगा, कहीं मैंने डाला था, लग रहा है कट गया वो, आगे तो नहीं पहुँच गया। हाँ, ये देखो, ये जो है आर्टिकल 239 ए जो है पौंडीचेरी के लिए अपॉइंटमेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं है। जबकि आप देखेंगे, जब से जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 300 तहत 370 रिमूव हुआ है, उसके बाद आर्टिकल 239 के अंदर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये किसी न्यूज़ पेपर या किसी भी डिस्कशन में नहीं मिलेगी। लोग ऐसा डिस्कशन नहीं करते हैं फ्री में। उन लोग सोचते हैं हमारी कोचिंग जॉइन करें। आर्टिकल, अब क्या है, आर्टिकल 2 तीसरा स्टेटमेंट क्या है, आर्टिकल 239 करेक्ट बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिए दिल्ली को। दूसरा करेक्ट इनकरेक्ट क्यों है? गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से होल्ड करते हैं। टर्म इनका फिक्स नहीं होता है, मैक्सिमम टर्म होता है, मगर ये गारंटी नहीं है इसकी। और मैंने आपको पहला तो बताया ही था कि 155 के अंदर गवर्नर अपॉइंट होते हैं, जबकि 239 के अंदर जो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होते हैं। अब ए आ गया इसमें, डबल ए आ गया। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट आर्टिकल आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। अच्छा, इन्फ्लेशन वाला हमने डिस्कस ही नहीं किया आर्टिकल। चलो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल था उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहली चीज़ देखो, हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्फ्लेशन होती क्या है, किस तरह से वर्क करती है, ये सब चीज़ें आप जान लो। देखो, आपको मैं इन्फ्लेशन समझा देता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आसानी से हो सके और आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। तो 1 मिनट, अब यहाँ देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होती। हाँ, इन्फ्लेशन से रिलेटेड आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या इन्फ्लेशन होती है और किस तरह से वर्क करती है, ठीक है? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आपके इसके लिए, जो अदर चीज़ें इनिशिएट हुई हैं अभी। 1 मिनट बस, 1 सेकंड दो आप मुझे। हाँ, अब इन्फ्लेशन से रिलेटेड आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहली चीज़ इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेफ़िनिशन है। इन्फ्लेशन की डेफ़िनिशन क्या होती है? देखो, डेफ़िनिशन अगर आप इन्फ्लेशन की देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी गुड्स की और सर्विसेज़ की प्राइस में बढ़ोतरी होती है और उसके लिए क्या होता है कि लोगों की परचेज़िंग पावर डिक्लाइन हो जाती है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। कैसे? डेफिनिशन टेक्निकल है थोड़ी। क्या बताया गया, मान लो पहले रामू जो है 2 सेब खरीदता था ₹100 के, ठीक है? अब इन्फ्लेशन आ गई है, 2020 की बात मान लेते हैं। अब 2025 चल रही है। अब 2025 में ₹100 में ही
केवल 1 सेब खरीद पा रहा रामू। तो क्या है इन्फ्लेशन बढ़ गई मतलब कि इस सेब की कॉस्ट बढ़ गई है। अब इस सीन में 2 केस हो सकते हैं, या तो इसका प्राइस बढ़ रहा है पहली चीज़, या इसका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है। प्रोडक्शन डिक्लाइन होने से भी इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। देखो क्या होता है, मान लो यहाँ पर 4 सेब आज हम हो रहे हैं। अब ये 4 सेब जल्दी सड़ेंगे क्योंकि इनकी जो रेट है फर्मेंटेशन वो ज़्यादा होता है। तो इसको जल्दी से जल्दी मार्केट में बेचा जाए तो इसलिए प्राइस डिक्लाइन देखने को मिलते हैं। मगर आज के टाइम पर बस 2 ही सेब हो रहे हैं। अब भाई 2 सेब हो रहे हैं तो अब भैया क्या है कि म मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। अब भाई डिमांड ज़्यादा है तो ये प्राइस इसका ज़्यादा होगा। तो ये बेसिक डेफिनिशन है किस तरह से इन्फ्लेशन वर्क करती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्फ्लेशन को किस आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। देखो 2 इंडेक्स होती हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसमें सर्विसेज भी सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं और गुड्स भी होते हैं। जबकि आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखोगे उसमें केवल गुड्स होते हैं। जबकि एक अदर चीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इन्फ्लेशन डिसाइड करती है। कैसे करती है? 4 + -2 मतलब आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6 की रेंज में रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा रेंज में रहती है और इससे कम रहती है तो क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है उसमें गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उनको इन्फॉर्म करना होता है गवर्नमेंट को कि भाई आपके यहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों हुई। तो ये कुछ चीजें इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है। जो मेन है दो यही है। डिमांड पुल क्या है, किसी भी सेब का डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, पब्लिक बढ़ गई है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो जाए। कॉस्ट पुश क्या हो रहा है, किसी चीज की कॉस्ट बहुत है, मतलब मान लो हम सऊदी अरब से ईरान से जो कच्चा तेल आ रहा था वो महंगा हो गया, भाई बहुत ज्यादा महंगा हो गया, कई डॉलर बैरल हो गया। तो क्या होगा कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, रॉ कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि इंजन चलेंगे, जनरेटर चलेंगे, ये फैक्ट्री चलेगी। तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ये दो मेन होती हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। बहुत सारी इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, जैसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी होती है, मतलब इंपोर्ट होना कोई चीज कम हो जाए। तो ये चीज यहाँ बताई गई। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सीपीआई इंक्लूड करता है गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, दोनों को मैंने आपको बता दिया। जबकि कंज्यूमर प्राइस होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल गुड्स को करती है। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ए भी ठीक हो गया, सी भी, डी भी, बी काट दिया हमने। आरबीआई यूजेस डब्ल्यूपीआई एज ए एंकर फॉर इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। भाई मैंने कब बताया डब्ल्यूपीआई? मैंने अभी आपको बताया कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सीपीआई कंबाइंड को लेती है। सीपीआई कंबाइंड में गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं और ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए होती है, इसलिए इसे कंबाइंड कहते हैं ताकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग रूरल और अर्बन एरिया दोनों में की जा सके। तो ये गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया तो सी भी कट गया। तो अभी भी ए और डी बचे हैं। सिमुलटेनियस फॉल बोथ सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन इंडिकेट ब्रॉड बेस्ड मॉडरेट इन प्राइस प्रेशर अक्रॉस द इकोनॉमी। ये बिल्कुल ठीक है। अभी आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चौथा आपको बता देता हूं कि चौथा क्यों गलत है। द बेस ईयर ऑफ सीपीआई डब्ल्यूपीआई इज द सेम। अब वैसे बेस ईयर सीपीआई का क्या होता है, 2012 होता है, डब्ल्यूपीआई का 11-12 होता है। चलो इसको सेम भी मान लो, चलो वैसे सेम ही है, ये सेम मान लेते हैं। मेंटेनेंस कंसिस्टेंसी इन इन्फ्लेशन मेजरमेंट, बिल्कुल गलत। ऐसा कुछ नहीं है इन्फ्लेशन मेजरमेंट में, इसको एक ही बेस ईयर प्राइस रखा गया है ताकि उसकी इन्फ्लेशन मेजरमेंट में कंसिस्टेंसी आ सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये गलत हुआ। देखो कितना हार्ड ऑप्शन था। यूपीएससी भाई ऐसे ऑप्शन रखती है, आप प्रीवियस ईयर देख लो। कोई कहे बहुत इजी रखती है तो मैं तो नहीं कहूंगा, साफ बात है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई। अब आप देख लो, तीसरा ऑप्शन मैंने बताया था सही क्यों है। फॉल इन बोथ इंडिसेस सजेस्ट प्राइस कूलिंग एट बोथ कंज्यूमर एंड होलसेल लेवल इंडिकेटिंग ब्रॉड बेस्ड डिसइंफ्लेशन। मतलब कह रहा है कि भाई सीपीआई में भी डिक्लाइन हुआ, मतलब
कि गुड्स के भी प्राइस गिर रहे हैं, सर्विसेज के भी प्राइस गिर रहे हैं। अब सर्विसेज मैंने आपको पहले ही बताया, जो एजुकेशन कोई टीचर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मैं एजुकेशन आपको दे रहा हूँ, ये सर्विसेज है। कोई बस की सर्विस दे रहा है, बस एक बार खरीद ली, आप जा रहे हो ऑफिस, फिर आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, ठीक है, ये सर्विसेज हो गई। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? केवल गुड्स को करता है, और इससे डिसइन्फ्लेशन दिखती है। डिसइन्फ्लेशन क्या है? कि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। तो ये बातें की गई हैं। सीपीआई का बेस प्राइस 2012 है, होलसेल प्राइस का 11-12। ये सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों का 12 ही मान लो, मगर जो स्टेटमेंट दिया था, ये कह रहा था मेंटेन कंसिस्टेंसी इन्फ्लेशन मेजरमेंट, ये गलत था। ठीक है? तो इस तरह से सॉल्व होते हैं। भाई बहुत अच्छा डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।